नमस्कार नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ रवि और हम शुरुआत करने जा रहे हैं कथा नंबर 7, जो शेयर बाज़ार के बारे में हम बात करेंगे, इकोनॉमी के बारे में बात करेंगे, कुछ स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे। जो भी बात करेंगे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं होगा, हम सिर्फ समझेंगे कि स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। आपने मेरा डिस्क्लेमर पढ़ ही लिया होगा। तो पहले 2 मिनट बाज़ार की बात कर लेते हैं कि अभी मार्केट में क्या माहौल चल रहा है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ कि सबसे पहले मनी कंट्रोल में चले जाते हैं और मार्केट में जाके होम्स में चले जाते हैं और इंडियन इंडाइसेस पे जाते हैं। ठीक है, तो देखो निफ्टी अभी तुमने देखा होगा कि ऊपर चल रहा है। और मिड कैप 100 देख लेते हैं जल्दी से। तो मिड कैप भी पॉजिटिव है और स्मॉल कैप भी पॉजिटिव ही होगा, पॉजिटिव है। ठीक है, और तुमने देखा होगा कि अगर ग्लोबल मार्केट की बात करें, यहाँ से ग्लोबल मार्केट, ठीक है, तो तुमने देखा होगा कि डाउ जोन्स में इतना ज़्यादा माइनस नहीं हुआ है। S&P और नेस्डैक, जो नेस्डैक ये बताता है कि आईटी कंपनीज होती है वो पॉजिटिव है। तो ओवरऑल मैं बताऊँ तो मार्केट अभी पॉजिटिव चल रहा है। तो अभी यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। तो क्रिकेट में आपने देखा होगा कि KKR कप जीत गई है, फाइनल जीत गई है। तो कोरबल और वो जीतपुर है, जो मेरी सबसे फेवरेट टीम है और मुझे RCB सबसे ज़्यादा पसंद है। तो मैं यही कंपनियाँ क्या यही टीम्स को सपोर्ट करता हूँ। तो चलो अच्छी बात है, बहुत बड़ी न्यूज़ है मेरे लिए। तो अगर आप भी सपोर्ट करते हो KKR को तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना, और अगर आप किसी और टीम को सपोर्ट करते हो तो उसके बारे में कमेंट ज़रूर करना। सबसे पहले आपने न्यूज़ सुना होगा कि BSNL और MTNL की एसेट वो लोग बेच रहे हैं। तो देखो इसके बारे में हम बात इसलिए करते हैं क्योंकि पहले 15 मिनट हम बात करेंगे इकोनॉमी के बारे में, ओवरऑल स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, और लास्ट में 15 मिनट में हम आपके क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो BSNL MTNL की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आपने देखा होगा कि देखो MTNL BSNL जो गवर्नमेंट कंपनियाँ होती है ना, वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। अभी आपने देखा होगा कि PSU कंपनी अब बहुत अच्छा चल रही है। लेकिन आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करो ना, तो सबसे पहले देखना होगा उसका क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट और उसका ईयर ऑन ईयर प्रॉफिट कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, और गवर्नमेंट कंपनी उसका क्या होता है कि कोई बड़ी कंपनियां जब प्राइवेट प्लेयर जो बोलते हैं वो लोग इन्वेस्ट करते हैं और वो अपना प्रोडक्ट कोई लॉन्च करते हैं, तो वो गवर्नमेंट कंपनी उसको कभी कभी ऐसे पैसे खिला देते हैं। तो ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा मैंने सुना है। तो ऐसा होता है कि फिर गवर्नमेंट कंपनियां वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं करती है, या फिर मतलब गवर्नमेंट कंपनी उसका क्या है कि पैसे कमाए तो भी ठीक है, ना कमाए तो भी ठीक है। लेकिन प्राइवेट जो प्लेयर्स होते हैं उनके ऊपर प्रेशर होता है, क्योंकि उनके प्रोमोटर्स को भी पैसा वाला होना है। गवर्नमेंट तो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल होती है। तो देखते हैं, शायद ये MTNL का स्टॉक्स यहाँ पे होगा। ये रहा, देखो। तो जब से लिस्ट हुआ है, जब तेज़ी चल रही थी 2003 से 2008 तक, तब ये स्टॉक ऊपर गया, नीचे आया, और आपने देखा होगा कि ये फिर नीचे नीचे ही चलता गया है। ठीक है, फिर थोड़ा सा ऊपर आया है। तो इसका मेन रीज़न होगा कि देखो ROE और ROC का कोई पता नहीं, PE रेशियो का कोई पता नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस देखो तो प्रॉफिट सेल्स पिछले 3 सालों से घाटा कर रही है और प्रॉफिट थोड़ा सा बढ़ रहा है। सेल्स कम हो रहा है और प्रॉफिट बढ़ रहा है। तो कहने का मतलब मैं ये चाहता हूँ कि ऐसी कंपनियों से बचो। आपको अगर इसमें इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के। और जो भी कंपनियाँ यहाँ पे हम डिस्कस करें वो सिर्फ आपको अंडरस्टैंडिंग के बारे में होती है कि आपको स्टॉक को एनालाइज कैसे करना है। तो MTNL में सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि देखो, मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता जो जब से लिस्ट हुई है तब से प्रॉफिटेबल या सेल्स ग्रोथ बढ़ा नहीं रही है, या फिर मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट नहीं करता जो पहले बहुत सालों से लिस्टेड है, जैसे कि 10-15 सालों से स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है, लेकिन वो लास्ट में 3-5 साल से अच्छे से प्रॉफिट कर रही है और सेल्स ग्रोथ भी बढ़ रहा है और उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा लगता है। मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। या फिर मैंने कुछ पढ़ा है या मैंने कुछ रिसर्च किया है और मुझे पता है कि ये कंपनी अच्छा ग्रोथ करेगी, तो मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड कैसे डाइवर्सिफाइड करें। ये टॉपिक हमने अगले वीडियो में ले लिया था, मतलब मेरा लास्ट वाले वीडियो में। नहीं लिया हो तो फिर से ले लेते हैं, मैं 100% श्योर नहीं हूँ। चलो ले लेते हैं स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड। शायद मैंने ले लिया है तो इसको नहीं लेना है। अभी कोई और टॉपिक की बात करते हैं। FDI इन्वेस्टमेंट आपने सुना होगा कि FDI इनफ्लो है ना, अभी इस साल लो हो गया है।
तो सबसे पहले हम ग्राफ देख लेते हैं कि एफडीआई इन्फ्लोस का ग्राफ अभी कैसा चल रहा है। अरे अभी नहीं, क्रोम ओपन करना, अभी यहाँ देखते हैं। देखो, आपने देखा होगा कि 2000 से 2014 तक कंटिन्यूसली नहीं बढ़ा, लेकिन बढ़ रहा है, ठीक है। फिर 2014 से मोदी गवर्नमेंट आई, फिर 36 बिलियन से 84 हुआ, और अभी कुछ 2024 में कुछ घटा है, ठीक है। तो कहने की बात ये चाहता हूँ कि देखो, एफडीआई इन्फ्लो मतलब क्या होता है। एफआईआई मतलब जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और एफडीआई मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई बाहर की कंपनी है, जैसे कि वॉलमार्ट, पेप्सिको या फिर कोको कोला, ऐसे कोई भी कंपनियाँ जो बाहर से डायरेक्ट आके हमारे इंडिया में इन्वेस्ट करती है, अपना प्लांट लगाती है, और उसको बोलते हैं एफडीआई। तो देखो, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, तो कभी ज़्यादातर कंपनियां 2024 में है ना, 23-24 का जो साल है उसमें इन्वेस्ट करना पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनको लगता है कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा। आप देखना कि मुझे लगता है कि 2024 के बाद, ये इलेक्शन के बाद ज़्यादा इन्फ्लो आने का शुरू हो जाएगा एफडीआई का। तो आप अगर ऐसी न्यूज़ पढ़ते हो तो उसका कुछ ज़्यादा नेगेटिव इफ़ेक्ट स्टॉक मार्केट के ऊपर नहीं होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। और देखो, इंडिया का फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है, बहुत ही ब्राइट होने वाला है। अगर यही गवर्नमेंट 30-40 साल तक रहती, और स्पेशली मैं तो बोलूँगा कि मोदी जी अगर और 30 साल तक प्राइम मिनिस्टर रहते हैं, या फिर उसको बीजेपी को हैंडल करते हैं, तो मैं तो बोलूँगा कि इंडिया का बहुत ही अच्छा ग्रोथ आने वाला है, टचवुड। तो मैं तो यही चाहूँगा, और सभी देशवासी भी यही चाहेंगे कि इंडिया का ग्रोथ बहुत ही अच्छा हो। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं कि डिविडेंड यील्ड वाली कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए क्या। देखो, डिविडेंड यील्ड अच्छा देती हो कोई कंपनी तो अच्छी बात है, लेकिन मैं इस हिसाब से एनालाइज करता हूँ कि कोई भी कंपनी हो, उसको डिविडेंड देने की बजाय उसको री इन्वेस्ट करना चाहिए अपने बिजनेस में, और उसको सेल्स बढ़ाना चाहिए, अपना प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए, तो ऑटोमेटिक उसका शेयर प्राइस ऊपर चला जाएगा, तो फिर आपको उसमें ज़्यादा मुनाफा हो जाएगा। जैसे कि कोई 100 रुपये का प्राइस है किसी शेयर का, और वो 10 रुपया डिविडेंड देती है साल का, तो वो 10% डिविडेंड यील्ड हो गया उसका, तो अच्छी बात है। आपको लगेगा कि देखो, मुझे तो 10% इनकम सिर्फ डिविडेंड यील्ड से भी होती है, लेकिन ज़्यादातर ऐसे मैंने देखा है कि जो कंपनियाँ डिविडेंड यील्ड ज़्यादा देती है, उसका स्टॉक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता, वो शेयर प्राइस ज़्यादा ऊपर नहीं जा रही होती, क्योंकि वो डिविडेंड इसलिए कभी कभी देते हैं कि अपने करंट शेयर होल्डर को पकड़ के रखे कि तुम हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड रहो, उसको बेच के मत चले जाओ। तो जैसे कि डिविडेंड यील्ड वाली कंपनियां कुछ लोग इस वजह से पसंद करते हैं, जैसे कि किसी ने 150-200 करोड़ का एक शेयर लिया है, तो अगर तुम सोचो कि उसका डिविडेंड यील्ड कितना आएगा, तो उसका साल का खर्चा पानी डिविडेंड यील्ड से निकल जाएगा, उसको कोई शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ कंपनियां डिविडेंड यील्ड नहीं देती, तो किसी ने 5-6 करोड़ का शेयर लिया है, किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट किया है, तो वो कंपनी डिविडेंड यील्ड नहीं देती, तो वो सोचता है कि मेरी बेटी की शादी आ रही है, या फिर मुझे नई गाड़ी लेनी है, या कोई भी खर्चे के लिए मुझे कुछ शेयर बेचना पड़ेगा, तो वो कभी कभी क्या करता है कि चलना ऐसा करता हूँ, सारे शेयर बेच देता हूँ इससे जो मुझे मुनाफा मिलना चाहिए था मुझे मिल गया है, और मैं किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर दूँगा, जो बाकी पैसे बचेंगे कार लेने के बाद, या शादी के बाद, या कुछ भी खर्चा पानी निकालने के बाद। तो जो प्रोमोटर्स होते हैं वो तो चाहते हैं कि वो इन्वेस्टर हमारी कंपनी में इन्वेस्टेड रहे, तो वो क्या करते हैं, सालाना कुछ ना कुछ डिविडेंड देते रहते, तो इन्वेस्टर का खर्चा पानी निकलता रहता है। लेकिन मैं अच्छी बात नहीं समझता कि डिविडेंड यील्ड अच्छा दे रही है, या कुछ भी डिविडेंड दे रही है वो अच्छी ही कंपनी होगी। देखो, जैसे कि डीमार्ट है, कोई भी स्टॉक रिकमेंडेशन मेरे किसी भी वीडियो में नहीं है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। जैसे कि एवेन्यू सुपरमार्ट डीमार्ट का शेयर है, वो कंपनी बहुत सालों से मैंने एवरी ईयर मैंने देखा है कि जब उनका कॉन कॉल होता है तो इन्वेस्टर बोलते हैं कि आप लोग डिविडेंड कब देंगे, लेकिन आपने प्रोमोटर्स से ही सुना होगा, उनके जो कंपनी के डायरेक्टर होते हैं वो सब भी बोलते हैं, जो कंपनी के सीईओज भी बोलते हैं कि देखो, हम चाहते हैं कि आपको डिविडेंड देने की बजाय हम वो पैसे को इन्वेस्ट करें और मुनाफा कमाए, या और सेल्स ग्रोथ बढ़ाए, उससे ऑटोमेटिक सेल्स प्राइस डिविडेंड से भी ज़्यादा ऊपर चली जाएगी, और आपको अल्टीमेटली फ़ायदा ही होगा। तो उस तरह से आपको सोचना चाहिए। फिर नेक्स्ट एक 5-7 मिनट या कुछ मिनट में आपको एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ कि आपको बिज़नेस कैसे समझना चाहिए। अभी हमने डीमार्ट का एग्जांपल लिया था, उसी तरह से एक मैंने कहीं पढ़ा है, एक बुक के बारे में कुछ झलक देखी थी उसकी, तो उसमें DFY शूज़ नाम की एक कंपनी आई थी,
जिसमें बड़े बड़े इन्वेस्टरों ने पैसा लगाया था, कुछ 15-17 स्टोर खोले थे। तो वो लोग सोच रहे थे कि हम ऐसा करते हैं कि नाइकी के शूज़ 10-12 हज़ार के होते, बाटा के शूज़ बहुत ही 1000, 2000, 3000 के होते, तो हम ऐसा करते हैं कि मिड जो जिसका क्वालिटी हो नाइकी जैसा और प्राइस हो नाइकी से, एडिडास से, पूमा से आधा, ऐसा कोई शूज़ लॉन्च करते हैं और स्पोर्ट्स ब्रांड लॉन्च करते हैं। तो उन्होंने ये DFY करके ये कंपनी लॉन्च किया था। तो उसमें क्या हुआ कि उन्होंने एकदम से 17 स्टोर खोल दिए और उनके शूज़ बिके नहीं, क्योंकि लोग सोचने लगे कि मैं इतने पैसे DFY शूज़ ब्रांड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, तो उससे अच्छा है कि मैं नाइकी के ले लूँगा, क्योंकि मैं लोगों को दिखाना भी चाहता हूँ कि देखो मेरे पास नाइकी के जूते हैं, मेरे पास एडिडास या पूमा के जूते हैं। उस तरह से आपको सोचना पड़ेगा। तो उसमें क्या हुआ कि वो जूते बिके नहीं, कंपनी कुछ 1.5-2 साल में बंद हो गई। तो मैंने ये 2 मिनट वाली स्टोरी आपको क्यों सुनाई? मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का एनालाइज़ करो, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि कंपनियाँ कैसे आगे बढ़ती है। देखो, जब डीमार्ट लॉन्च हुआ था तो उसके 5-6 स्टोर, पहले एक स्टोर ओपन किया। पहले राधा कृष्ण दामानी जी ने क्या किया, US जाके पूरा का पूरा स्टडी किया वॉलमार्ट के मॉडल को। फिर वॉलमार्ट के मॉडल को स्टडी करके उन्होंने देखा कि अगर मैं इंडिया में ऐसा स्टोर ओपन करना चाहता हूँ तो मुझे कैसे प्रोडक्ट्स बेचने चाहिए। उस तरह से पहले उन्होंने एक स्टोर ओपन किया, फिर 2 किया, फिर 5-6 स्टोर ओपन किए, फिर अपने धीरे धीरे 30-35 स्टोर किए। मतलब 7-8-9-10 साल लगा लिए इतने एक स्टोर से कुछ 30 स्टोर जाने तक, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है, आप नंबर चेक कर लेना। तो कहने की बात ये होती है कि कोई भी बिज़नेस आप स्टार्ट करो ना, तो पहले ज़ीरो से स्टार्ट करो। ऐसा मत करो कि आपको फंडिंग मिल गया है बहुत ही अच्छा सा, तो आप एकदम से 20-30 स्टोर ओपन कर दो या 5-6 स्टोर ओपन कर दो। पहले एक स्टोर ओपन करो, उसमें पूरा का पूरा इन्वेस्टेड रहो, आपका पूरा 24/7 अपना पूरी एनर्जी उसमें लगाओ, उसमें स्टडी करो क्या गलती हुई है, क्या उसमें सुधार कर सकते हैं। और फिर उसके बाद जब वो स्टोर पूरा का पूरा प्रॉफिटेबल से चलने लगे, उसके बाद दूसरा स्टोर खोलो, उसमें से कुछ सीखो, 3-4-5 स्टोर खोलो, 3-4 साल 5 साल तक वेट करो, अच्छे से आपको पकड़ आ जाएगी, नहीं ये स्ट्रेटजी मैं इम्प्लीमेंट करूँ पूरे के पूरे इंडिया में, तो बहुत ही मतलब मुझे बड़ा रिटर्न आ सकता है। तो उस तरह से मैंने इस कंपनी के इसलिए एग्जांपल लिया कि कोई कंपनियां नहीं चलती तो उसका रीज़न क्या होता है। जैसे कि कोई भी कंपनी हो, अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आपने सुना होगा कि पहले भी बहुत सारे ऐसे ग्रोसरी स्टोर आए थे, और वो क्या करते हैं कि ये अभी कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन्स ये सब बहुत बिक रहे हैं, तो मैं भी ऐसा स्टोर पूरे इंडिया में 50 स्टोर लगा देता हूँ, 1500 स्टोर लगा देता हूँ और सारे इंडिया से मुनाफा कमा लेता हूँ। देखो, इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है पता है? आपने सब कुछ सही किया है स्टोर में, लेकिन जो स्टोर आप एकदम से 500, 600, 1000 स्टोर ओपन कर दोगे 2-3 साल में, तो आप मार्केट तो कैप्चर कवर कर लोगे, आपको कस्टमर आ सकते हैं आपके पास अगर आपकी प्राइसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छी हुई। लेकिन बात यह है कि वो स्टोर को चलाने के लिए कि आपको एकदम से 1500 मैनेजर मिल जाएंगे वो स्टोर को रन करने के लिए, कि आपको इतने सारे स्टेट वाइज मैनेजर मिल जाएंगे, आपको डिस्ट्रिक्ट वाइड मैनेजर मिल जाएंगे। तो उस तरह से आपको सोचना चाहिए कि मार्केट में कैसी कंपनियों में इन्वेस्ट करना चाहिए। ऐसी कंपनियां नहीं जो आके बोलती है कि सारे इंडिया में हम 1500 स्टोर लॉन्च करेंगे। वैसी कंपनियां में इन्वेस्ट करो जो पहले 5 स्टोर ओपन करे, फिर 15 करे, फिर 35 करे, और फिर जब वो प्रॉफिटेबल हो जाए फिर अपनी स्पीड बढ़ाए, या स्पीड ना बढ़ाए लेकिन 20-30% से ऊपर ग्रोथ करे, जिसका पी रेशियो कम हो, जिसके बारे में हम हमेशा बात करते हैं। तो ये हुई हमारी कथा, शेयर बाज़ार की कथा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करें, अपना क्वेश्चन डालें। कोई भी आपकी कमेंट हो मैं उसको पढ़ूंगा और उसको पॉजिटिव लूँगा, और आपकी कमेंट का मैं वेट करूँगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको मैं कौन से स्टॉक को पसंद करता हूँ या कैसे स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करना पसंद करूँगा, या सिर्फ देखना हो, इन्वेस्ट करना नहीं सिर्फ देखना हो, तो मैंने लिंक दिया है कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप ज़रूर देखिए और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को दिखाइए। अगर आपको रिसर्च करना आता है तो आप खुद रिसर्च कीजिए। ये सब मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि आप अपने आप एनालाइज करना सीख सकें। तो कथा हो गई है, अब कथा का चिंतन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नमस्ते सर, चाइना ने हमारा 4000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन ले लिया है, तो क्या सोचते हो?
देखो उसके बारे में कुछ ज़्यादा मुझे 100% नॉलेज नहीं है कि कितना एग्जैक्ट ज़मीन उन्होंने ले लिया है, लेकिन जो भी ज़मीन ले लिया है वो बहुत ही गलत चीज़ है। और बात क्या होती है कि बात ये होती है कि यार हम लोग ये नहीं समझते कि चाइना है ना, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, पूरी वर्ल्ड के लिए ख़तरा हो सकता है फ्यूचर में। और चाइना की कोविड के बाद सभी देशों में, मोस्टली सभी देशों में इतनी इम्प्रेशन अच्छी नहीं है। तो आपने देखा होगा कि चाइना में अभी रियल एस्टेट बहुत ही गंदा चल रहा है, तो बहुत बुरी तरह से लोग रियल एस्टेट में फंसे हुए हैं, जो भी डेवलपर्स है, इन्वेस्टर है, जो भी, तो वहाँ से पैसा निकाल के इंडिया में लोग ला रहे हैं। तो उससे क्या होगा, इंडिया को फ़ायदा होगा। और इंडिया ने, मोदी जी ने लोगों का भरोसा जीता है, तो बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ रहा है। और चाइना की तो यही स्ट्रेटजी रही है। आपका अगर क्वेश्चन का आंसर दूँ तो मैं क्या सोचता हूँ, चाइना की यही स्ट्रेटजी रही है कि पूरी दुनिया में कुछ भी हो जाए, हमारा चाइना ज़िंदा रहना चाहिए। और ये बहुत ही गलत सोच है। मैं तो सोचता हूँ कि देखो, आपको अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन किसी और कंट्री को डरा के धमका के आप आगे बढ़ो, वो बहुत ही गलत चीज़ है। मैं इस तरह से सोचता हूँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर, यूएसए में अंडर 14 एज के किड्स का सोशल अकाउंट बंद होगा। अगर ऐसा करते हैं तो बच्चे स्टॉक मार्केट कैसे सीखेंगे? देखो, सही बात है। हाँ, मैं तो अपने बच्चे को चाहूँगा कि वो 8-9 साल का हो जाए, तब से ही स्टॉक मार्केट के बारे में समझाना उसको शुरू कर दूँ। इतना देखो, स्टॉक मार्केट ऐसी चीज़ है कि आप कितना भी पढ़ो, कितनी भी किताबें पढ़ो, कुछ ना कुछ आपको 100 साल तक पढ़ो, लेकिन कुछ तो समझना बाकी रह जाएगा। क्योंकि स्टॉक मार्केट एक कोई किताबी ज्ञान नहीं है, वो एक साइकोलॉजिकल ज्ञान है। और साइकोलॉजिकल ज्ञान पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोग हैं, वो सारे लोगों को आप मिलोगे, पढ़ोगे, उसको समझोगे, तभी आपका साइकोलॉजी ज्ञान 100% हो जाएगा। और वो कभी होने वाला नहीं है कि कोई ऐसे इंसान जाके पूरी दुनिया में 8 बिलियन लोगों को जाके मिले और समझे। तो कहने की बात ये है कि हाँ, अंडर 14 एज के किड्स का सोशल अकाउंट बंद हो जाएगा, तो मैं तो बोलूँगा कि देखो, ये सही बात है। बच्चे छोटे होते और उनको छोटी एज में बहुत ही ज़्यादा इंटरनेट दे देना वो अच्छी बात नहीं है। मैं चाहूँगा कि वो ज़्यादा किताब पढ़े, ज़्यादा स्पोर्ट्स खेले, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे। और देखो, स्टॉक मार्केट सीखने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन अगर आपको मास्टर होना है तो आपको बहुत ही यंग एज में स्टार्ट करना पड़ेगा। तो सोशल अकाउंट बंद हो जाएगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ सीख नहीं सकेंगे। स्टॉक मार्केट के बारे में सीखने के लिए बहुत सारी किताबें हैं। और पेरेंट्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाए, तो इसको ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगा। और वो यूएस को देखना है। लेकिन ये स्टेप अच्छा है, अंडर 14 एज के पीपल को, किड्स को सोशल अकाउंट यूज़ नहीं करना चाहिए। सर, पेज इंडस्ट्री अब क्यों आगे नहीं बढ़ता? देखो, पेज इंडस्ट्री के बारे में अभी देख लेते हैं कि पेज इंडस्ट्री ये रहा, ठीक है। मार्केट कैप 40,000 करोड़ है, आरओसी और आरओई दोनों अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन पी रेशियो देखो, 71 का पी रेशियो है। ये आपको सिर्फ एग्जांपल से समझा रहा हूँ। देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको इन्वेस्ट कर देना है या स्टॉक को निकाल देना है। आपको यहाँ पे इस चैनल में सिर्फ समझना है कि स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। अब पी रेशियो शुरुआत से देखते हैं। पहले पी रेशियो 28 का चल रहा था, ठीक है। फिर महंगा होते जनवरी 2021 में बहुत ही महंगा हो गया। तो अब तुम देखो, जनवरी 2021 में जाते हैं, ठीक है। यहाँ जाके उसका पी रेशियो महंगा हो गया। क्यों हुआ होगा महंगा? इसने टॉप तो बनाया नहीं है, टॉप तो यहाँ पे बनाया, लेकिन कभी कभी पी रेशियो इसलिए बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है क्योंकि उसकी अर्निंग्स नहीं आती। देखो, अभी 71 का पी रेशियो जब 50-60 के ऊपर पी रेशियो जाता है, और जब 70-80-100 के ऊपर जाता है, तो मतलब उसका बढ़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो देखो, इसका सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ मतलब 20 के ऊपर नहीं है, लेकिन ठीक ठाक चल रहा है, ठीक है। और लास्ट के कुछ सालों का हम देखें, कोविड के बाद ये, फिर ये देखो, फिर यहाँ पे इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। और फिर अभी इस साल भी देखो, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बढ़ा है। तो अभी ये स्टॉक रुका हुआ है। जब इसका सेल्स ईयर ऑन ईयर सेल्स जब 700 करोड़ के ऊपर चला जाए, जैसे कि नेक्स्ट ईयर, तो फिर इसने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है, ऐसा कहलाया जाएगा। तो इसी वजह से ये स्टॉक नहीं चल रहा है शायद। और बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। आपको बहुत ही डीप एनालिसिस करना चाहिए किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले। इसी तरह से आपको समझना चाहिए। और एक दूसरी बात आपको दिखा देता हूँ कि FII DII क्या कर रहा है इसके अंदर। 23% का था, अभी FII निकाल रहा है थोड़ा थोड़ा स्टॉक, और DII इन्वेस्ट कर रहा है। उनको लगता है कि इनका प्रॉफिट बढ़ेगा,
लेकिन देखो, मैं आपको अपना सोचना है, लेकिन मैं सिर्फ आपको ऐसे समझाता हूँ। पेज इंडस्ट्री नहीं, कोई भी कंपनी हो जिसका पी रेशियो 71 मतलब बहुत ही महंगा हो गया है। 20-30-40 का पी रेशियो तब आप एंटर करो तो ठीक है, और वो भी अच्छी कंपनी हो तब 40 का पी रेशियो ठीक है, वरना ये सब कंपनियां आपको कुछ साल तक फंसा के रख देंगी। ऐसी कंपनियां, पेज इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। आपको अपना एनालिसिस खुद करना है। मैं बहुत ही माइंडफुल होकर बोल रहा हूँ, इसलिए मैं अपना डिस्क्लेमर भी डालता हूँ कि अपना रिसर्च खुद करना है या फिर फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलना है। लेकिन पेज इंडस्ट्री को आगे नहीं बढ़ने का रीज़न ये है कि उसका सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं हो रहा है। सेल्स ग्रोथ शायद उसका अच्छा ही हुआ होगा, लेकिन प्रॉफिट नहीं बढ़ा होगा। देखते हैं प्रॉफिट। देखो, सेल्स ग्रोथ भी इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा है, बढ़ा ही नहीं है, माइनस हुआ है। तो कोई भी रीज़न हो, आपको डीप एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन इसी वजह से वो आगे नहीं बढ़ा है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि सर, RIL, रिलायंस इंडस्ट्री टू सेट 5G नेटवर्क इन घाना, अफ्रीका। आज आपने न्यूज़ में पढ़ा होगा कि रिलायंस इंडस्ट्री है ना, अपना 5G नेटवर्क वो घाना में, जो अफ्रीका में इन्वेस्ट करना चाहती है। और वो कुछ गवर्नमेंट से कुछ इनविटेशन आया है अफ्रीका की गवर्नमेंट से कि आपने जिस तरह से सब पूरे इंडिया में इतना सस्ता 5G नेटवर्क या 4G नेटवर्क दिया है, तो वैसा ही हमको इम्प्लीमेंट करना है। तो वहाँ से आया है इनविटेशन, वो अच्छी बात है। और देखो, ये क्वेश्चन को मैंने इसलिए लिया है क्योंकि आपको ये समझाना चाहता हूँ कि इंडिया में 2014 के बाद, शायद जियो तो 16 या 17 में आया, तो उसके बाद जो इंडिया में इंटरनेट, सबके हाथ में सस्ता इंटरनेट आने की वजह से क्या हुआ, इन्फॉर्मेशन सबके पास एक्सेसिबल हो गई, इजीली एक्सेसिबल हो गई। और उसके बाद एक प्लस पॉइंट हुआ, कोविड आया, तो 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल तक लोग घर पे रहे। उसकी वजह से लोगों ने इन्वेस्टिंग करना ज़्यादा शुरू कर दिया। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन लिया कि आपको ये बोलना चाहता था कि अभी आपने देखा होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत ही अच्छा ऊपर जा रहा है। तो पहला रीज़न है मोदी गवर्नमेंट हमारी। ऐसे मोदी गवर्नमेंट मतलब बीजेपी गवर्नमेंट, और मतलब कोई भी गवर्नमेंट हो जो अच्छा काम करती है तो स्टॉक मार्केट, दूसरे मार्केट गिर जाते हैं, लेकिन हमारे मार्केट अच्छे से संभल के रहते हैं, ज़्यादा नीचे नहीं जाते। दूसरी बात है, सबके पास इंटरनेट आ गया है और कोविड हुआ। ये 3 चीज़ों की वजह से हमारा मार्केट बहुत ही ऊपर गया। इस तरह से आपको समझना चाहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करना, अपना क्वेश्चन लिखना। और कुछ भी कमेंट हो, आपको कुछ सुझाव देना हो मुझे, या आपको कुछ क्वेश्चन पूछना हो स्टॉक मार्केट के बारे में, तो वो रखना, तो हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ईज़ ट्रिप प्लानर्स का झटपट एनालिसिस कीजिए। देखो, ये झटपट एनालिसिस करता मतलब मैं आपको ये रेकमेंड नहीं करता हूँ कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। मैं झटपट एनालिसिस इसलिए करता हूँ क्योंकि आप समझ सके कि किसी स्टॉक को एनालाइज कैसे करते हैं। देखो, मार्केट कैप ज़्यादा नहीं है, पी रेशियो 40 के आसपास होना चाहिए, लेकिन 51 है, थोड़ा सा महंगा है। और आपने इस कंपनी के बारे में सुना ही होगा कि ये कंपनी क्या करती है, ट्रैवल के बारे में, ठीक है, ट्रैवल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ये पढ़ लेना कि एयरलाइन टिकट, होटल, हॉलीडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट, टैक्सीज, सबके अंदर अच्छा बोलबाला है। देखो, ROCE और ROE अच्छा है इसका, समझ में आया। प्राइस टू बुक थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन अभी इसको एनालाइज करते हैं। जब से स्टॉक 2021 से लॉन्च हुआ है, तब से लिस्टेड हुआ है, बढ़ा और फिर साइडवेज पे गया है। मतलब रिटर्न ठीक ठाक दिया है, 3 साल में 3 गुना जितना लगता है। अभी देख लेते हैं कितना, 36%, मतलब 3 गुना जितना हुआ है 3 साल में। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है, देखो पी रेशियो। जब लिस्ट हुआ ना, फिर इसका पी रेशियो बहुत 165 हो गया। तो जब बहुत 100 के ऊपर पी रेशियो जाता है ना, और कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती ना, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ का, तो लोग उसको बेच के, शेयर बाजार की भाषा में बोलते हैं, उसको पीट के उसको नीचे ला देते हैं। उसकी वजह से इसका पी रेशियो कम हुआ है। पी रेशियो कम तब भी होता है जब उसका अर्निंग्स अच्छा है। तो अभी इसके अर्निंग्स देखते हैं। देखो, 62%, 36% अच्छा ग्रोथ कर रही है, आपने देखा होगा। लेकिन ये देखो, 3 साल में अच्छा ग्रोथ किया। ये प्रॉफिट 33 से 61 ऑलमोस्ट डबल हुआ, ये भी ऑलमोस्ट डबल हुआ, ये कुछ अच्छा सा 50% जितना बढ़ा, और फिर अभी यहाँ पे इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा। तो मतलब कहने का बात क्या होता है, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट देनी चाहिए कंपनी, वैसी कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। और FII क्या बोल रहे हैं, FII सोच रहे हैं ये तो कंपनी पैसा कमाएगी, और DII बोल रहा है कि नहीं, हम तो बेच के निकल रहे हैं। तो देखो,
कोई भी लोग क्या बोलते हैं, मैं ये सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको इन्वेस्ट करना नहीं करना आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से मिलना है, लेकिन मैं आपको एग्जांपल से ये समझाना चाहता हूँ कि कोई भी कंपनी का प्राइस ऊपर नीचे जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि उसका प्राइस अर्निंग रेशियो देखना चाहिए, वो कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बढ़ा रही है या नहीं बढ़ा रही है, ठीक है, उस तरह से आपको देखना चाहिए। अगर वो 20-30% का सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ नहीं दे रही है तो फिर क्या होता है, जब पी रेशियो बहुत 100 के ऊपर तो चला जाता है ना, 80-90 के ऊपर, तो फिर कभी कभी प्राइस है ना, स्टॉक मार्केट का प्राइस साइडवेज पे चलता रहता है, तब तक वो ऊपर नहीं जाएगा स्टॉक जब तक उसका अर्निंग्स बहुत ही अच्छा नहीं आता, जो पहले दिया है उसने उससे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट या ग्रोथ नहीं आता सेल्स में। तो उस तरह से आपको मार्केट को देखना चाहिए। अभी एक दो क्वेश्चन ले लेते हैं। सर 2024-25 में सर मार्केट कहाँ जाएगा? अभी देखो, एक निफ्टी अगर यहाँ पे मुझे मिल जाता है तो देख लेते हैं। नहीं, ट्रेडिंग व्यू में मज़ा आएगा। ट्रेडिंग व्यू देखो, निफ्टी नहीं देखते, ट्रेडिंग व्यू में ये देखते हैं। लाइन चार्ट नहीं लेते, हम लेते हैं कैंडल चार्ट। तो देखो ये वीकली चार्ट है, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि जब से मंथली चार्ट ले लेते हैं, इजी रहेगा। तो आपने देखा होगा मार्केट है ना, कितना बढ़ेगा वो कोई गारंटी नहीं दे सकता कि मतलब ये हर साल 20% बढ़ेगा या, पर आपको एक नॉर्मल सी बात समझाता हूँ। 2008 में बेयर मार्केट आया। बेयर मार्केट क्यों आया? क्योंकि लेहमन क्राइसिस हुआ, तो मार्केट 20,000 से गिर के ऑलमोस्ट आधा हो गया। और वो कैसे हुआ? एक साल तक घटता रहा। ये जनवरी से ऐसे कुछ आया था और दिसंबर तक चलता रहा, फिर मार्केट बढ़ा। फिर आपने देखा होगा कोविड में 41,000 का सेंसेक्स हो गया था 25, मतलब 40% जितना कुछ गिर गया था। फिर मार्केट बढ़ा और यहाँ पे बहुत ही तेज़ी से बढ़ा, क्योंकि कोविड में सब लोग घर पे थे और सबके पास इंटरनेट था, तो सब ने बहुत डीमैट अकाउंट ओपन करवाया और बहुत इन्वेस्ट किया, उसी वजह से बढ़ा। फिर कुछ इवेंट हुआ, घटा, फिर बढ़ा, फिर कुछ रशिया यूक्रेन या इजराइल गाज़ा का हुआ, फिर घटा, फिर बढ़ रहा है। तो आप अगर देखोगे कि अभी मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है, तो अभी पॉजिटिव चल रहा है। अभी ये कितना 2024-25 में कितना हो जाएगा, 80,000 हो जाएगा, 82,000 हो जाएगा या थोड़ा सा नीचे आएगा, वो सब कुछ डिपेंड करता है एवरीडे न्यूज़ क्या आती है। आपको ये समझना पड़ता है, मार्केट कोई ऐसी चीज़ नहीं है एवरीडे कोई भी न्यूज़ आती है तो मार्केट रुकता है। जैसे कि अगर मैं आपको कोई न्यूज़ समझाऊँ कि कौन सी न्यूज़ लेंगे, कि जैसे कि US प्रेसिडेंट को किसी ने गोली मार दी, तो 10-15% मार्केट गिर जाएगा। फिर लोग फिर से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करेंगे, अच्छा प्रेसिडेंट नया आएगा। ये एग्जांपल दे रहा हूँ, सब लोग लंबा जिए वैसा ही मैं सोचता हूँ, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि किसी जब ऐसे कोई बड़ी इवेंट होती है, जैसे कि पूरे इंडिया में 1 महीने के लिए बिजली चली जाती है किसी भी रीज़न की वजह से, तो क्या होगा? सोचो, 1 महीने के लिए लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हो जाएगी, जैसे कि कोविड में हुआ था। लॉकडाउन मतलब पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग और पूरा का पूरा सेल्स ग्रोथ सब कुछ बंद हो जाएगा, तो स्टॉक मार्केट एकदम 10% 20% जितना नीचे आ जाएगा। तो उसी तरह से आपको समझना चाहिए कि हम फ्यूचर में कौन सी इवेंट होने वाली है वो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, लेकिन अभी के हिसाब से देखो तो मार्केट पॉजिटिव चल रहा है। और वो राकेश झुनझुनवाला क्या बोलते थे कि मैं सिगरेट पी के घर जाऊँगा तो रेखा गुस्सा होगी। अब रेखा कितना गुस्सा होगी वो तो रेखा ही बताएगी, वो तो रेखा के मूड पे है। अगर रेखा का मूड अच्छा होगा तो वो बोलेगी कि ओ आज क्यों सिगरेट पी के आए हो, ऐसा मत करो। और रेखा बहुत ही गुस्सा होगी और मैं सिगरेट पी के आया हूँ तो वो बहुत डांटेगी। तो उसी तरह से मार्केट रिएक्ट करता है कि मार्केट मतलब क्या है कि सारे के सारे दुनिया में जितने लोग हैं उनकी साइकोलॉजी, तो अभी सबकी साइकोलॉजी पढ़े तो अभी सबका माहौल पॉजिटिव है। इंटरेस्ट रेट कम नहीं हुआ है फिर भी लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ओवरऑल पॉजिटिव है। लेकिन आपको इस हिसाब से समझना चाहिए कि हर रोज़ कौन सी न्यूज़ आती है उसके हिसाब से आपको मार्केट हर रोज़ देखना चाहिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को मिलना चाहिए। तो आज का कथा और कथा का चिंतन यहीं तक रखते हैं। शेयर बाज़ार में अगला वीडियो जल्दी बनाते हैं और जल्दी मिलते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और दिल से कहे दिल से रे, दिल से रे, दिल से रे।